प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग प्राविधिक कला का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसमें जो है 50-52 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप लोग जरूर एक बार देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगर पहले से याद है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करती है कहलाती है। विकल्प है, आप लोग देख सकते हैं। विकल्प है स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा, तिर्यक रेखा। तो जो वह रेखा जो वृत्त की परिधि पर जो है क्या करती है, स्पर्श करती है, तो ये स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो ये क ऑप्शन सही होगा आपका। इसके बाद से देखिए, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है। वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है उसको जो है क्या कहा जाता है, तो उसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु। अगला क्वेश्चन, वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है क्या कहलाती है। वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसको जो है क्या कहा जाता है। स्पर्श रेखा, बिंदु रेखा, छेदक रेखा, तिर्यक रेखा। तो छेदक रेखा क्या कहा जाता है, छेदक रेखा। आगे देखते हैं, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर उठाया गया लंब सदैव वृत्त के से होकर जाती है। वृत्त के कहाँ से होकर जाती है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, याद कीजिए, याद कीजिए कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। याद आ रहा है तो बताइए, नहीं तो हम बताने वाले हैं। 1 2 3 4, तो 2, मात्र 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि पर दिए किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये जो है कितनी खींची जा सकती है आप लोग बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं तो हम बताने वाले हैं। 1 2 3 4, तो इसमें होगा 1। किसी वृत्त की परिधि पर दिए किसी बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो मात्र एक अगर बिंदु दिया हो तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले स्पर्श रेखा के साथ वृत्त की त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है बबुआ, तो कितने अंश का कोण बनाएगी, तो ये जो है होगा आपका 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है बा शंबा। प्रत्येक वृत्त में व्यास और परिधि का अनुपात होता है। क्या होता है, वृत्त और परिधि का अनुपात क्या होता है बच्चों, तो वृत्त और परिधि का अनुपात 22/7 होता है। ये सभी जानते हैं कि पाई का मान 22/7 और वही होता है वृत्त और परिधि का अनुपात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाली किसी बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है। याद कीजिए, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त क्या कहलाती है भाई, किसी केंद्र से समान दूरी पर। तो केंद्र से समान दूरी रहेगा तो क्या कहलाएगा, वृत्त। क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10वां। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं। जिस वक्र रेखा से वृत्तवा घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, परिधि। अगला क्वेश्चन, जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसको क्या कहते हैं बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा उसके दो सिरे वृत्त की परिधि पर होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है बबुआ? तो यह व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। अगला क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का वह भाग जो एक चाप और दो अर्ध व्यासों से घिरा होता है क्या कहलाता है? द्वय त्रिज्या। क्या कहलाता है? दो त्रिज्या होगा तो द्वय त्रिज्या या यही त्रिज्या खंड बनाता है। नहीं समझे? अगला क्वेश्चन है, वृत्त का अर्ध भाग क्या कहलाता है? विकल्प है दीर्घ वृत्त, अर्धवृत्त, गुण वृत्त और लघु वृत्त। तो क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्त, अर्धवृत्त, वृत्तपाद, लघु वृत्त। तो क्या कहलाएगा? वृत्तपाद। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का कोई भाग क्या कहलाता है? परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है भाई? परिधि का भाग क्या कहलाएगा? तो परिधि का कोई भी भाग जो है क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। तो चाप होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं बबुआ? तो किसी वृत्त में मात्र एक ही केंद्र हो सकते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, जब किसी क्षेत्र के सभी शीर्ष किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं पर अथवा शीर्षों पर होते हैं तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र के कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देखिए, अंतर्गत, परिगत, बहिर्गत, इनमें से कोई नहीं, तो ये कहा जाता है अंतर्गत। क्या कहा जाएगा? अंतर्गत। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी क्षेत्र की सभी भुजाएं किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं को स्पर्श करती हुई हो अथवा शीर्ष आकृति पर पड़ते हो तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र के कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्गत, परिगत, बहिर्गत। क्या कहेंगे? और इनमें से कोई नहीं। जब किसी क्षेत्र की सभी भुजाओं किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं को स्पर्श करती हो अथवा शीर्ष आकृति पर जो है पड़ते हो तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र के जो है क्या कहते हैं? परिगत कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? परिगत। अगला क्वेश्चन देखिए ना, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी आकृति को वह स्पर्श करता हुआ ऐसा वृत्त जो उस आकृति को दो भुजाओं को बांटने पर उन्हें भी स्पर्श करता है, उस आकृति या क्षेत्र का कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विकल्प देखिए ना, क्या कहलाएगा? बहिर्गत। क्या कहलाएगा? बहिर्गत। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है जिसके समूह कोणों का योग 2 होता है। क्या होता है? 2 अधिक कोण होता है कि 2 सम कोण होता है कि 2 न्यून कोण होता है? क्या होता है? तो एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है जिसके सम्मुख कोणों का योग होता है। सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग सम्मुख कोणों का योग होता है। एक वृत्त के अंतर्गत सम्मुख कोणों का योग समकोण होता है। 2 समकोण, हाँ सही बात है, 2 समकोण होता है। इसका मतलब कि 180 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि 2 समकोण होता है, 2 समकोण होता है। ठीक है, क विकल्प सही होगा। जब कोई वृत्त किसी क्षेत्र के अंतर्गत खींचा जाता है तब वह क्षेत्र की प्रत्येक को स्पर्श करता है। क्या कर, जब कोई वृत्त किसी क्षेत्र के अंतर्गत खींचा जाता है तब वह क्षेत्र की प्रत्येक को स्पर्श करता है। किसको
स्पर्श करता है तो प्रत्येक भुजा को स्पर्श करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बहिर्गत वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है? बहिर्गत वृत्त का केंद्र क्या कहलाएगा? वही केंद्र कहलाएगा, वही केंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे क्या कहते हैं? किसी भी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 भी अगर भुजा दिया हो तो आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। अगला क्वेश्चन अगले पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बाबू लोग? तो गौ संयोग लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देखिए क्या होता है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। अगला क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है? योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय भी यह कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। नहीं समझे? अगला क्वेश्चन, त्रिभुज की कोई माध्यिका उसको दो भागों में विभाजित करती है और वे भाग क्षेत्रफल में क्या होते हैं? समान होते होंगे, बराबर होते होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है? चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाले देखिए, समांतर चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं, तो समांतर चतुर्भुज। क्या बनाएगा? समांतर चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन आ जा भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आलेखन एक प्रकार का अलंकार है जो वस्तु में समावेश करता है। क्या करता है? समावेश। सरलता का, सौंदर्य का, व्यवस्था का, इनमें से कोई नहीं, सौंदर्य का। अगला क्वेश्चन, वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है कहलाता है। वह कौन सा आलेखन कहलाता है बबुआ? तो ये जो है देखिए क्या कहलाएगा भाई? ज्यामितीय आलेखन। क्या कहलाएगा? ज्यामितीय आलेखन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ज्यामितीय आलेखन जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे ज्यामितीय आलेखन तो क्या कहलाएंगे? ज्यामितीय आलेखन कहलाएंगे। हैं? ऐसे ज्यामितीय आलेखन जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, तो ये जो है सर्वांग आलेखन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वांग आलेखन। नेक्स्ट जो है अगले पेज पे है, तो नेक्स्ट अगले पेज पे देखते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है। ज्यामितीय आलेखन के रचना का आधार क्या होता है? तो देखिए विकल्प है रंग, रेखाएं, सांचे, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामितीय आलेखन में जो है खाली रेखा खींचा जाता है, तो रेखा ही नहीं इसके रचना का आधार होंगे। अगला क्वेश्चन, ज्यामितीय आलेखन में रेखाओं को गहरा करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो ज्यामितीय आलेखन में रेखाओं को गहरा करने के लिए पेंसिल क्या यूज करते हैं बाबू? 2B ग्रेड का। क्या यूज करेंगे? 2B ग्रेड का। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण किससे होगा? ज्यामितीय तत्वों से होगा। सबसे पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन,
ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं। ज्यामितीय आलेखन में क्या प्रयोग होगा बाबू? तो ज्यामितीय आलेखन में देखिए प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत श्याम रंग, इनमें से कोई नहीं। श्वेत श्याम रंग क्या होंगे? श्वेत श्याम रंग। अगला क्वेश्चन, अल्पना का जन्म हुआ। अल्पना का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में। कहाँ हुआ अल्पना? बंगाल में। अल्पना का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। अगला क्वेश्चन, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो साधारण मापनी में कितने प्रकार के माप दिखाए जाते हैं? 2 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 1 मिनट। हाँ देखिए, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तब विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तो 3। इसको याद रखिएगा कि 3। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या है? निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से निरूपक भिन्न। तो इसमें निरूपक भिन्न में अंश जो है होता है हर से बड़ा होता है कि छोटा होता है कि आधा होता है, क्या होता है? तो छोटा होता है। क्या होता है? निरूपक भिन्न में हमेशा छोटा होगा। निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। कितना रखा जाता है? निरूपक भिन्न का अंश सदैव 1 रखा जाता है। निरूपक भिन्न का जो है अंश सदैव 1 रखा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए ना, अगला क्वेश्चन अगले पेज पे है। अगला क्वेश्चन, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापे अंकित कर सकते हैं? तो फिर जो है वही आ गया, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित। अच्छा, इसका विकल्प कुछ अलग है, हट के है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, मीटर, मीटर, सेंटीमीटर, केवल मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर। ये आपका विकल्प सही होगा, क। अगला क्वेश्चन कैसे दिखेगा भाई? अगला क्वेश्चन है, देखिए, 4 वर्ग सेमी 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, इसकी निरूपक भिन्न है। 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को जो है प्रदर्शित करेगा। तो सेंटीमीटर, मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि सब मिला के 4 64। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 1/100। 1/ क्या होगा? 100। 1/100 आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 9 वर्ग सेंटीमीटर 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। तो 9 वर्ग सेंटीमीटर और 144 वर्ग मीटर को निरूपित करेगा। कितना निरूपित करेगा? तो ये आपका कितना होना चाहिए? ये आपका 1/300 होना चाहिए। सॉरी, 1/400 है। 1/400 सही है। कैसे होगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 9 वर्ग सेमी है, जैसे इसको सॉल्व किया गया है। कैसे सॉल्व किए थे इसको? इसी को सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे 9 वर्ग सेंटीमीटर है, 144 वर्ग मीटर है। तो देखिए, 9 वर्ग सेंटीमीटर को हम लोग जो है वर्ग सेंटीमीटर में है, तो इसको जो है वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 वर्ग सेंटीमीटर का वर्गमूल हो जाएगा 3। भाई 3 तरीके 9, यानी कि 3 हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेमी में बदल देते हैं, वर्ग सेमी को सेमी बदलेंगे तो ये रूट करना पड़ेगा। और इसको भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ठीक है, वर्ग में है तो 144 का जो है रूट कर देंगे। 144 का क्या कर देंगे? रूट। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 मीटर, ये किस में हो गया? 12 मीटर में। ठीक है, तो अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो 3/12 मीटर में है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसको काट लेंगे तो 3 एकम 3 है, 3 चौको 12, तो क्या हो जाएगा? 1/400 हो जाएगा। 1/400। ठीक है, तो ये 1/400 हो जाएगा, यानी कि आपका ग ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाले मापनीय निरूपक भिन्न क्या होगा। तो देखिए 5 मीटर है तो 5 मीटर को जो है किस में बदलिए, ये जो है क्या किया है, निरूपक भिन्न में बदलना है। तो निरूपक भिन्न का हमेशा जो है अंश 1 रखा जाता है। निरूपक भिन्न का अंश हमेशा जो है क्या रखा जाता है, 1। ठीक है, तो इसका अंशवा जो है 1 रखना है। इसमें देखिए 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाले मापनी के निरूपक भिन्न, देखिए निरूपक भिन्न का हमेशा जो है अंश 1 होता है। ठीक है, हर जो है जो भी हो वो होगा, लेकिन निरूपक भिन्न का अंश 1 रखना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें जो है क्या करेंगे, निरूपक भिन्न में बदलना है ना, तो कम वाले को ऊपर रखेंगे, अधिक वाले को नीचे रखेंगे। यानी कि इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर अब बटे 5 मीटर, तो 5 मीटर को भी जो है सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 500। अब जो हम लोग क्या करेंगे, 2 से काट सकते हैं, 2 एकनम 2, एक अंश आ गया, और 2 अढ़ाईम 500, मैंने 250 दूना 500, यानी कि 250 दूना 500, यानी कि 500 का आधा 250, मैंने इसको 2 से काटेंगे तो इसका मतलब इसका आधा था 250, तो 1/250 इसका ऑप्शन सही होना चाहिए। तो 1/250 यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निरूपक भिन्न की इकाई होती है, क्या होती है, निरूपक भिन्न की इकाई जो है क्या हो सकती है। निरूपक भिन्न का जो है कोई इकाई ही नहीं होता है, क्योंकि एक समान करके ही काटते हैं, तो निरूपक भिन्न का कोई इकाई नहीं होगा। ठीक है भाई, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर कर रहे हैं, तो सेंटी से सेंटी कट जाएगा। निरूपक भिन्न का कोई माप नहीं होगा, कोई मात्रक नहीं होगा, कोई इकाई नहीं होगा। सम परिणाम मापनी बनाने में प्रयुक्त 3 रेखाओं का कोण क्या होता है। तो सम परिमाण मापनी में जो है कोण क्या होगा आपका, तो जो है 30, 60, 90 का होता है, 30, 60, 90 का होता है। क्या होता है, 30, 60, 90 का होता है। ठीक है, अगला 5 सेंटीमीटर और 3 मीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। 5 सेंटीमीटर और 3 मीटर, तो हमको लग रहा है कि देखिए 3 मीटर और 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न, तो ये भी निरूपक भिन्न है ना। तो निरूपक भिन्न को जो है हम लोग क्या, छोटा को जो है ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी देखिए जो छोटा माप है उसको ऊपर लेंगे, जो बड़ा माप है उसको नीचे। तो देखिए भाई 5 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है, तो ये मीटर वाला जो है कभी भी जो है क्या होगा, बड़ा होगा, और सेंटीमीटर वाला छोटा होगा। तो 5 को जो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और मीटर 3 मीटर में क्या यानी कि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 300 सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो ये जो है 300 नीचे रखेंगे क्योंकि बड़ा है। अब 5 से काट देंगे तो 5 का नाम 5, 5 छके 30, और 0 बढ़ा देंगे तो 1/60 हो जाएगा। नहीं समझे, जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमने जो है हल किया है 5 मीटर, तो कभी भी मीटर बड़ा होगा सेंटीमीटर छोटा होगा, तो सेंटीमीटर को हमने ऊपर लिया और मीटर को क्या किया, नीचे लिया, भिन्न में बदल दिया। ठीक है, मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, 500 होगा, और 2/500, तो इसको जो है लिख सकते हैं 1/250, तो 1/250 आंसर सही है। ठीक है, उसी तरह से 5 मीटर और 3 मीटर को प्रदर्शित करने वाला भिन्न जो है क्या, 1/60 होगा। ठीक है, अब भाई देखिए कह रहा है कि 1 मीटर और 2.5 सेमी, 1 मीटर और 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। तो निरूपक भिन्न जो है, अब देखिए इसमें भी जो है देखिए 1 मीटर है और 2.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर हमेशा जो है क्या होगा, छोटा होगा, और मीटर क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको भी हम लोग जो है करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर को ऊपर रखेंगे, और मीटर 1 है तो इसको नीचे रखेंगे, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, तो इसको जो है 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग चाहें तो जो है इसको यहाँ पे दशमलव है ना, तो ये दशमलव हटाने के लिए इसमें एक और 10 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया दशमलव। अब इसको हम लोग जो है 25 मानते हैं, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 10 से गुणा कर देंगे तो 10 चौको 40, तो 1/40 हो जाएगा। तो देखिए 1/40 आंसर जो है ऑप्शन दिया है, तो 1/40 ऑप्शन सही होगा।
यानी कि देखिए 1/40 सही होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका सवाल था, और सवाल भी पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, निरूपक भिन्न हमेशा जो है अंश 1 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बड़े पैमाने को ऊपर रखना है, छोटे पैमाने को ऊपर नहीं, आप बड़े पैमाने को नीचे रखना है इसमें, क्योंकि अंश हमेशा छोटा होता है हर से। ठीक है, तो बस यही फंडा है इसका। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है पूरा इस जो है जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इसको ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।